लगातार जिस तरह से एक धांधलीबाजी के मॉडल को इंस्टॉल किया गया है शिक्षा में, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, देश में इतनी बड़े लेवल पे हर एग्जाम में धांधलीबाजी होती है, पर इस बार तो 10 साल में धांधलीबाजी को लेजिटिमाइज कर दिया गया है, नया नॉर्मल बना दिया गया है। सरकार ने ये तथ्य बना दिया एक देश का जहां पे 10 सालों में 86 पेपर लीक, जहां पे हर साल देश में 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, हर 45 मिनट में एक सुसाइड होता है। देश के राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इतने स्टूडेंट्स, चाहे वो 12वीं पास किए हुए स्टूडेंट्स हो, अभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हो, नीट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। और बात खाली धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से आज ये हालत कर दी गई है, धर्मेंद्र प्रधान या एनटीए एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है। उस बीमारी का नाम भाजपा आरएसएस। ये स्पष्ट है कि सरकार ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया कि इसको बख्शा जाए। लगातार जो राजनीति है, जो समझ है, वो देश को विभाजन करने की है, देश को खत्म करने की है। पर ये जानना जरूरी है कि नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 6 जून कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन मसला मुझे लगता है अब और ज्यादा गर्मा गया है। लेकिन उस मसला के साथ साथ एक और 2-3 तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, अभिजीत दीपके जो नारे लगा रहे थे, उसके एक तरफ कॉमरेड नेहा तो दूसरी तरफ कॉमरेड अंजलि नजर आ रही थी। नेहा का हमने इंटरव्यू किया है, पूरी बातचीत आपको हिंद समाचार पर देखने को मिलेगी। अब हमने अंजलि से बातचीत करना शुरू किया है। अंजलि, आपको जो लोग टटोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरकार कौन है अंजलि, तो बताइए आप कौन है। मेरा नाम अंजलि है और मैं गया बिहार से हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ और आइसा छात्र संगठन से जुड़ी हुई हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की वजह? हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल नहीं है, है ना? नहीं है, ये क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि दर्शकों को यही लग रहा है कि आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम लोग एक सवाल जो देश में सबसे जरूरी सवालों में से एक है, जहां पे इस सरकार ने ये तथ्य बना दिया एक देश का, जहां पे 10 सालों में 86 पेपर लीक, जहां पे हर साल देश में 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, हर 45 मिनट में एक सुसाइड होता है। लगातार जिस तरह से एक धांधलीबाजी के मॉडल को इंस्टॉल किया गया है शिक्षा में, उसको लेकर देश के किसी भी कोने में जब आंदोलन होगा, हम लोग जिस छात्र संगठन से है वो आज से नहीं, ये फिनोमिना पिछले 15 दिन 20 दिन का है, ये उबाल पिछले हफ्ते भर का है, पर ये लड़ाई और ये फ्रस्ट्रेशन छात्रों की भी और आइसा की भी 10 सालों से चल रही है लगातार। हमने देखा 2 साल पहले इसी तरह से कड़ी शुरू होती है पेपर लीक की। पहले नीट की परीक्षाएं लीक होती हैं, उसके बाद यूजीसी नेट, जो मैंने खुद भी दिया, हम में से कई लोगों ने दिया, नेट के पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है कहकर कि किसी अलग तरह की बाधाएं आई हैं, संदेह है कि लीक हुआ। तो हम लोग तो उस टाइम भी कम से कम 9-10 दिन हम लोग जंतर मंतर पे धरना दे कर बैठे। तो हम लोग लगातार समाज में तमाम ऐसे सवालों पर लड़ते रहने वाले लोग हैं। तो जब एक ऐसा सवाल आप अग्री करते हैं, आपको जरूरत लगती है उसमें शामिल होने की, तो इसी हिसाब से हम लोग वहां पे गए अपनी एकजुटता देने इस आंदोलन को। कह रहे वहां पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए गए, ऐसा तो सत्यता है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जंतर मंतर पे तमाम सवालों पे प्रोटेस्ट होते हैं और प्रोटेस्ट में नारे तो उस सवाल से रिलेटेड इश्यूज पे ही लगते हैं। जब सवाल पेपर लीक का है, जब सवाल शिक्षा में धांधली का है, तो वहां पे नारे तो सरकार के खिलाफ लगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के नारे लगे। लगातार जिस तरह से इतने सारे स्टूडेंट्स के खून से रंगा है इस सरकार का हाथ, उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए नारे लगे। दिक्कत उनको हो रही है उमर खालिद का नाम जो उछाल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम जो उछाल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जेनजी जो कह रहा था बहुत बहुत इस तरह से कि इतना बड़ा फॉलोअर बेस, वो जेनजी का तो कुछ परसेंट आबादी भी वहां पे नहीं पहुंचा। 22 मिलियन में कहाँ कितने दिखे? टीवी चैनल ने पहले तो आपको कवर नहीं किया और फिर कवर किया भी तो 2 से 3 मिनट के प्राइम शो में ये कहा कि 300 लोग आए हुए थे। महज 300 लोगों का आना आंदोलन थोड़ी है। ये कह कौन रहा है? ये वो पत्रकार कह रहे हैं जिन्होंने तो पत्रकारिता की इतनी गरिमा भी नहीं रखी कि वो कवर करने आए। देश के राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इतने स्टूडेंट्स, चाहे वो 12वीं पास किए हुए स्टूडेंट्स हो, अभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हो,
नीट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ। देश में इतनी बड़े लेवल पे हर एग्जाम में धांधलेबाजी होती है। देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं, मुंबई से स्टूडेंट्स आए हैं, तमिलनाडु से स्टूडेंट आए हैं, और आप इतने बड़े जनसैलाब पे इतने बड़े उबाल को कवर करने नहीं आते हैं। सबसे पहली दगाबाजी आप अपनी जिम्मेदारी से वहां पे करते हैं। उसके बाद क्योंकि आपका पेट चल रहा है, आपका नौकरी चल रहा है नतमस्तक होकर भाजपा आरएसएस के सामने, तो फिर से आपने चाटुकारिता की अपनी वही नौकरी शुरू कर दी। तो एक तरफा कल का प्रोटेस्ट, क्योंकि इतना शानदार प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए, उनका गुस्सा उमड़ा, जिससे ये सरकार डर गई है। उसके बाद इन्होंने पूरे गोदी मीडिया को ये लगाम कसी कि जाइए अब फॉल्स प्रोपेगेंडा पेडल करिए, और यही हो रहा है। कल शाम से आप देखिए कहा जा रहा है कि फंडिंग कहाँ से आई है, और इतना बड़ा अगर आंदोलन आप लोग करार दे रहे हैं और भीड़ दिखा रहे हैं, तो ये बताना होगा कि वो भीड़ बुलाई कैसे गई है। भीड़ बुलाई गई सोशल मीडिया से, भीड़ बुलाई गई कैंपेन कर कर। हम लोगों ने देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कैंपेन चलाया, जामिया में कैंपेन चला, जेएनयू में कैंपेन चला, डीयू में कैंपेन चला। पर्चा है ना, पर्चा छपवा के लिख कर कि किस सवाल पे हम लड़ रहे हैं, उन पर्चों को बांटा गया, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स को लाया गया, मेट्रो से, बस से स्टूडेंट्स अपना पैसा खर्च करके आए, क्योंकि लगातार जिस तरह से इतना पैसा खर्च करके ऐसे ही शिक्षा में इतना वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब पेपर लीक होता है, उनका करियर तो ऐसे ही दाव पर है। 40 रुपए 50 रुपए खर्च करके जंतर मंतर पे पहुंचे। वहां पे जब पहुंचे और इतनी भीषण गर्मी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वही 20 रुपए 10 रुपए कंट्रीब्यूट करके सबने एक दूसरे के लिए पानी खरीदा, उसी तरह जूस पी रहे थे। अच्छा, ये एक वीडियो वायरल है जिसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जिनका नाम है सौरभ दास, वो कह रहे हैं बताइए आंदोलन में ये लोग शेक और जूस पी रहे हैं। अब ये तो उनका निजी चॉइस है, वो कौन सा शेक पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, और इतनी भीषण गर्मी में कोई पानी भी ना पिए, जूस भी ना पिए, है ना। तो ये तो बहुत एक पर्टिकुलर तरह का ट्रोल हम देखते हैं हर तरह से। जब कोई मूवमेंट आपको इनसिक्योर करे कि क्या हमारी कुर्सी जाने वाली है, क्या हमारे ऊपर इस तरह के सवाल देश में कसे जा रहे हैं, और खासकर जब ये इतना पॉपुलर हो जाए, खासकर जब इसको इतना ट्रैक्शन मिल रहा हो, स्टूडेंट्स और स्ट्रेंथ आपको खाली आप शुरू में बोले ये सोशल मीडिया का मूवमेंट है, कल जब आपको मुंह तोड़ तमाचा इस देश के युवा ने दे दिया, है ना, जंतर मंतर पर आकर फिजिकली प्रेजेंट होकर, तब फिर आप डर गए और आपने हर तरह से वापस से इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम शुरू किया। किस तरह का कौन जूस पीता है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, किन किन पार्टी से ये बैग्ड है, फर्क नहीं पड़ता है इससे। अगर आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, आप ले चुके होते। स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे एस्पिरेंट्स वहां पे पहुंचे, आप उनको जवाब दे खुद को फील नहीं करते, और यही हो रहा है, पिछले 10 साल से हो रहा है। तो ये पिछले 10 सालों का जो गुस्सा है कल फूटा है, और इसी से डर के सरकार वापस से इस तरह के प्रोपेगेंडा पेडल कर रही है। अच्छा, एक मैंने भी खबर बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की पहली जीत उन्हें परमिशन मिल गई, लेकिन अब उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब तो आप खुश हैं ना, अब तो आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं, परमिशन आपको झटपट मिल जाती है। अब क्या चाहिए आपको? आप लोग तो कह रहे थे परमिशन तक नहीं मिलेगी, प्रशासन मदद भी नहीं करेगा, प्रशासन ने भी मदद की और परमिशन भी मिली। कौन सा परमिशन? परमिशन तो हम मानते नहीं है इस तरह की चीज में। परमिशन इंटीमेशन होता है कि हमने आपको आगाह किया कि हम आ रहे हैं, इन सवालों पर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और वही हम करते हैं। और परमिशन नहीं भी मिलता तो भी हम जंतर मंतर जाते, क्योंकि परमिशन कोई खैरात नहीं है। ये सरकार हमें क्या परमिशन देगी, इनका तंत्र हमें क्या परमिशन देगा? देश का संविधान हमें ये परमिशन देता है कि हमें अधिकार है अपना विरोध दर्ज करने का। देश का संविधान हमें ये परमिशन देता है कि अगर हम किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम सवाल पूछ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, धरना डाल सकते हैं, और यही करने हम पहुंचने वाले थे, परमिशन मिलती या नहीं मिलती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या अभी भी अडिग हैं, और अडिग हैं तो क्यों? बिल्कुल अडिग हैं, और अडिग तो मतलब सामने है, सामने सारा सबूत है। लगातार जिस समय से इस व्यक्ति ने कुर्सी पे अपना पैर जमाया है, तब से इन्होंने साबित किया है कि किस तरह से इन्होंने ये ठान लिया है कि देश में किसी भी तरह से युवाओं को प्रगति करने नहीं देना है। लगातार छोटे छोटे एग्जाम्स में आप देखेंगे जिस तरह का पेपर लीक होता है, अलग अलग तरह से धांधलेबाजी, और ये तमाम मिनिस्टर, चाहे वो कोई संजीव मुखिया हो, ये इत्तेफाक है कि संजीव मुखिया की जो पत्नी है वो जेडीयू से वहां पे चुनाव लड़ती हैं, एनडीए गठबंधन, ये इत्तेफाक है। मध्य प्रदेश, सीकर, जयपुर में जिस तरह से जो टाइज निकलते हैं, भाजपा के यूथ मोर्चा के नेता निकलते हैं जो इन माफियाज में इन्वॉल्व हैं। और बात खाली धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से आज ये हालत कर दी गई है,
धर्मेंद्र प्रधान या एनटीए एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है। उस बीमारी का नाम भाजपा आरएसएस। ये तह तक जाना जरूरी है क्योंकि 2017-18 में एनटीए को लाया गया, जिसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं उसको लाया गया, है ना, क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत वो बन के आता तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती, फाइनेंशियल ऑडिट देना पड़ता, रिपोर्ट देनी पड़ती, पॉलिसी वहां पे तय होता किस तरह का बनेगा। वो सोसाइटी बन के आया तो वो डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह है, और इसीलिए इस तरह से हर तरह का ठेकाकरण किया गया। कॉपी की जांच कौन करेगा, इन्विजिलेशन कौन करेगा, सेंटर क्या बनेंगे, सेंटर कैसे फिक्स होगा, स्कूल्स होंगे, अलग अलग कॉल सेंटर्स होंगे, इस तरह से एक धांधलेबाजी का हर लेवल पे स्कोप छोड़ते हुए ताकि हर लेवल पे बढ़िया बढ़िया मुनाफाखोरी हो सके। तो ये सिस्टम इंश्योर किया भाजपा आरएसएस ने कि किस तरह से पहले अगर सीबीएसई की परीक्षाएं होती थी जो इस तरह से ऑटोनोमसली कंडक्ट किए जाते थे, एम्स अपना परीक्षा करता था, हर स्टेट बोर्ड में अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती थी, तब भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज होंगी, पर इस बार तो 10 साल में धांधलेबाजी को लेजिटिमाइज कर दिया गया है, नया नॉर्मल बना दिया गया है। तो बात बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़िग इसलिए कि सरकार को ये समझने नहीं देंगे कि आप कुछ भी करके चल देंगे और जवाबदेही नहीं होगी। इस्तीफा देना पहला कदम होगा, और दूसरा और आखिरी कदम तो यही है कि सरकार को जाना होगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ आखिरकार आप लोगों ने मोर्चा क्यों खोला हुआ है? ये सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए गए, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों में आप हालत देखिए देश की, देश में आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हम तो देखना चाहते हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छा दिखे, कुछ उम्मीद और बढ़े, हमें भी आराम मिले, है ना। लगातार आंदोलन, 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि इंश्योर कैसे हो कि इस देश में हर तरह से जाति के लेवल पे महिलाओं के साथ, मुसलमानों के साथ किस तरह से न्याय को और दुरुस्त किया जाए। इतना काम करते हैं कि इस देश में हर समय हम देखते हैं, आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं, हर 15 मिनट में एक दलित के साथ कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटी होता है, हर 30 मिनट में एक मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है कम्युनल वायलेंस के तहत। आपका हमारा 24 घंटा जब तक खत्म होता है, एक किसान आत्महत्या कर चुका होता है। तो मेहनत तो कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम थोड़ा निवेदन करेंगे, कम मेहनत करें, इस देश को बख्श दे। लगातार आप देखिए, देश में किसी मणिपुर से लेकर कहीं कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर कहीं भी देश में, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह की हालत जर्जर है। आपने तो देश को बांट दिया, आपने देश को शिक्षा से बेदखल किया, बेरोजगार से बेदखल किया। तो बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया कि इसको बख्शा जाए। लगातार जो राजनीति है, जो समझ है, वो देश को विभाजन करने की है, देश को खत्म करने की है। पर ये जानना जरूरी है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो इस आइडिया ऑफ इंडिया को, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर जाति, धर्म, जेंडर, हर तरह के लोग रह पाए, सम्मानजनक रूप से रह पाए, उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग जीवित हैं। तो इसीलिए मोदी को तो नहीं बख्शेंगे, भाजपा को नहीं बख्शेंगे, आरएसएस को नहीं बख्शेंगे। कहा जा रहा है समय से पहले आप लोगों ने आंदोलन खत्म कर दिया, परमिशन पास की थी, 3 बजे ही समापन की ओर चल दिया आप लोग। तो मतलब समापन की बात नहीं है, मतलब 3 बजे 5 बजे ये तो इसकी बात है। सुबह 7:30-8 बजे से जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स लिटरली, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, कल एग्जाम्स थे, एग्जाम से लगातार डायरेक्ट स्टूडेंट्स आए हैं अपने कॉलेज से। 12:30 तक का एग्जाम था, 1:30-2 बजे आपको संख्या में भी वो दिखेगा इजाफा कि एकदम से भीड़ बढ़ती है। डीयू की संख्या इतनी ज्यादा है वहां पे, जामिया, जेएनयू, मैंने कहा देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए थे, कई को घर वापस जाना था, कई को कुछ है। और बात साफ है कि यहाँ पे हम विरोध करने आए, वो हुआ, संख्या पुरजोर तरीके से था, आधा घंटा पहले खत्म हो गया कि 40 मिनट पहले खत्म हो गया, ये तो बहुत बेतुकी बात है। तो विरोध हुआ और वहां से ये भी अनाउंस हुआ कि अग्रसर रूप से इस आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा, तेज किया जाएगा, जब तक कि इस देश के छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता। और उस इंसाफ का नाम है धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी महिलाओं का चेहरा टटोल रही थी। अब तो मैं जहां निगाह दौड़ा रही हूँ सोशल मीडिया पर, मुझे नेहा, अंजलि और तमाम आयशा की लड़कियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को क्या महिलाओं का चेहरा मिल चुका है? और मिल चुका है तो अंजलि किस पद पर जाने वाली है? देखिए, पद की तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार, आप भी जान रहे हैं कि हम लोग जिस संगठन से हैं वो आपको हर लड़ाई में दिखेगा।
अभी अभी हम लड़ रहे हैं, देश के कोने कोने में अभी भी लड़ रहे हैं। और यूजीसी के जब प्रावधान अनाउंस हुए कि ये हो सकता है, ये सुझाव है, हम तब से नहीं, रोहित एक्ट के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। हम लगातार ऐसे तमाम आंदोलन में हमारी एकजुटता थी, है और रहेगी, जहां पे जनता के न्याय के पक्ष की बात होगी। और इसीलिए हम वहां पे गए। ना हमें कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइन होना है, ना ऐसी कोई बात है। हमारी एकजुटता जरूर है तमाम एंटी बीजेपी आरएसएस फोर्सेस के साथ। देश में जहां कोई मोर्चा बुलंद होगा, कोई लड़ाई बुलंद होगी, हम वहां पे शामिल दिखेंगे आप। अच्छा, डीयू अंजलि, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हुआ, हम जितना जानते हैं वो बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अब हमने बीते कुछ सालों में 2014 के बाद मुख्यतः जब भी मैं रिपोर्ट टटोलती हूँ तथाकथित टीवी चैनल की, तो मैं देख पाती हूँ कि जेएनयू डीयू से आने वाले छात्रों को बताया जाता है कि ये आंदोलनकारी हैं, ये उग्रवाद का समर्थन करते हैं, ये ब्राह्मणवाद के नारे लगाते हैं। तो आप लोगों की ये छवि बन गई है कि कल जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी तमाम अंधभक्त भी वहाँ हमें दिखाई दिए, जिन्हें बीजेपी सपोर्टर्स आप कह सकते हैं। वो कह रहे थे कि ये लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं और ये लोग उमर खालिद के समर्थक हैं। उसका कैसे जवाब देंगे? जिस देश में आज़ादी के बाद भी जो सरकार आज देश को चला रही है, उस सरकार को जो संघ चलाता है आरएसएस, वो देश के आज़ादी के 50 साल बाद अपने हेडक्वार्टर पे जब झंडा फहराता है, वो हमें खिताब देंगे या वो हमें सर्टिफिकेट देंगे देश प्रेम का। वो संगठन जो लगातार, जिससे ऐसे ऐसे लोग निकले, चाहे सावरकर हो, हेडगेवार हो, गोलवलकर हो, जिन्होंने देश की कल्पना ऐसी की कि देश में मुसलमानों को, महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना देना होगा। जिस पार्टी के प्रवक्ता एकदम खुलेआम ये बात कहते हैं कि मनुस्मृति को आपको देश के संविधान की जगह लाना होगा, तो वो लोग देश को बताएंगे कि देश को बांटने वाला कौन है और देश को एकजुट करने वाला कौन है। हम लोग को लगता है कि लगातार हम लोगों से ज्यादा देश प्रेमी कोई नहीं है। देश प्रेम के लिए आपको लड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और लगातार देश का युवा हमेशा देश में खासकर एक ऑल्टरनेट ऑपोजिशन बनकर आता रहा है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, सीएनआरसी हो, किसान आंदोलन में भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी भूमिका थी। रेसलेस प्रोटेस्ट में आपको दिखेगा कि डीयू से, जेएनयू से, जामिया से स्टूडेंट्स भर भर के जाते थे। तो बात बहुत स्पष्ट है, टुकड़े टुकड़े गैंग अगर ये लोग कहते हैं तो देश का टुकड़ा कौन करना चाहता है ये देश देख रही है। और दूसरी बात, उमर खालिद, जीएन साई बाबा, तमाम ऐसे लोग, जीएन साई बाबा को तो इस निज़ाम ने मार दिया, हमारे प्रोफेसर थे डीयू के। तो ऐसे लोग जिनको कानूनी रूप से फंसाकर यूएपीए के तहत देश में एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के केसेस के अगेंस्ट पुश करके उनको जेल में डाला गया, हाँ हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी तरह लड़ने वाले लोग हैं। ये हमारी तरह बिना डरे निजाम के आंख में आंख डालकर डटे रहे। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए। और इसीलिए उनको जेल में डाला गया। तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल बेधड़क होकर कहते हैं उमर खालिद को रिहा करो, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो। तमाम दर्शक और मुख्य तौर पर जिनजी जनरेशन जो आपको देख रही है, आगे की रणनीतियां क्या कुछ होने वाली हैं आप लोगों की? रणनीति यही है कि लड़ाई जरूर अभी शुरू हुई है, पर बहुत पहले से चल भी रही है। और लगातार आप और हम वो लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं। हम हैं जो तमाम तरह के सपने संजो के आते हैं अलग अलग जगहों पे, कई नहीं भी आ पाते हैं, उसके बाद भी पैसा समेट के जैसे तैसे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भी अपने आप में लगातार महंगा होता जा रहा है। उसके बाद जब एग्जाम देने पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं साल दर साल, उसके बाद पता चलता है कि आपका हमारा भविष्य तो बेच दिया गया 10 लाख 20 लाख में, ताकि ये जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं अब और अग्रसर होकर लड़ना है। क्योंकि आपके हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो पहली बार नहीं है, साल दर साल होता आया है। और आप और हम अभी नहीं बोलेंगे। हो सकता है नीट की परीक्षा आपने ना दी हो, सीबीएसई की ना दी हो और सीयूईटी यूजी ना दिया हो, लेकिन अगला नंबर आपका हमारा जरूर है। क्योंकि देश में 10 सालों में 86 पेपर लीक। तो आप जान जाइए कि जिस तरह से माँ बाप इतना खट कर पैसा कमा कर हमें आपको पढ़ाने भेजते हैं, कितनों को पढ़ाने भी नहीं भेज पाते, जिस तरह से मेहनतकश आवाम फॉर्म भरती है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देती है, उस पेपर को लीक कर दिया जाता है ताकि सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं उनको मालामाल किया जाए। 10 लाख 20 लाख में आपके हमारे भविष्य को बेच दिया जाता है। तो इसलिए जरूरी है अग्रसर रहिए, लड़ते रहिए। और देश की सड़कों को आबाद करने की जिम्मेदारी आपके हमारे कंधों पर है, तो वो भी हमें करना है। देश की सड़कों को आबाद करने की जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर है, तो वो भी हमें करना है। हालांकि अंजलि ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की वो कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं है,
होगा अगर ऐसा कुछ तो ये जानकारी भी आप तक साझा करेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमसे बातचीत के माध्यम से। फिलहाल यही है, अगर इनके परिचय की मुख्यतः बात करें, ये वो आंदोलनकारी हैं जो अमूमन जनता के मुद्दों पर बातचीत करते रहे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासन की कुव्यवस्था लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वादों के साथ इस बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।